जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे जानना है कि आप जो मेरे स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, सर हुआ है कि नहीं हुआ है, किस प्रकार चल रहा है। आप कम से कम कमेंट कर दीजिए एक बार। वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ एंड डिजीज़ का हम पार्ट नंबर 4 देख लिए। ये सबसे लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर नंबर 8 हमारा आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 हमने पूरा अपलोड कर दिया है। नहीं देखे हैं प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या डील करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कुछ जो क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछे गए हैं। हम छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, और 25 का काफ़ी वीडियो फास्ट चलेगी। आज हम देखने वाले हैं क्या भाई, समझते हैं कुछ चीज़ों को। आज हम देखने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि रोग से लड़ने की हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई कृमि अगर हमारे बॉडी में आती है, तो हमारी जो बॉडी है किस प्रकार से उनसे लड़ती है, हमको उसके बारे में पढ़ना है। इसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में। ये इम्यून सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इन्नेट, दूसरा को बोलते हैं एक्वायर्ड, यानी कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर पढ़ेंगे क्या भाई, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। जब कोरोना काल आया था तो सभी ने वैक्सीन लगाया लगाया था आप लोगों को, कोविड वैक्सीन। ठीक है भाई, तो ये सब आप लोग पढ़े ना, पढ़ने के लिए आपको पता ही है, पता नहीं। ठीक है, तो हम टीकाकरण के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और टीकाकरण के क्या महत्व है इनके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। चलिए भाई, बिना कुछ देरी किए हम पढ़ते हैं। ये पार्ट नंबर 4 होगा इस चैप्टर का। चलिए, अब कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मेनली इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। व्हाट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, एक्सप्लेन इन नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको भी हम पढ़ेंगे। टीकाकरण किसे कहते हैं, किन्हीं 2 टीकों के आपको क्या करना है, नाम लिखने हैं। ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। व्हाट इज वैक्सीनेशन, राइट द नेम ऑफ एनी 2 वैक्सीन्स। आपको 2 टीके के नाम लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, टीकाकरण के क्या महत्व हो सकते हैं। आपको 2 महत्व लिखना है, पूछा गया है, आपको 4-5 आपको याद करेंगे। तो राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, सीजी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए भाई, पहला समझते हैं, व्हाट इज प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी किसे कहेंगे। क्या है इम्यूनिटी। प्रत्येक जीव में किससे भाई, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। जीवों में रोगों से लड़ने की इसी क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। कहते नहीं है कि इनको बार बार सर्दी हो रहा है, इसका कहते हैं कि इनका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, यानी कि रोगों से लड़ नहीं पा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ द एबिलिटी टू फाइट डिजीज, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, चाहे हम कोई हम बड़े जीव क्यों ना हो। ठीक है, हम सब में क्या होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो रोग पैदा करते हैं उनसे लड़ने की हमारे पास क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उनसे लड़ पाते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिरक्षा करना। रोग से लड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। दूसरा जो टर्म है, ये एक प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी कि हम इसके बारे में किससे पढ़ते हैं, कौन सी बायोलॉजी की शाखा है वहाँ पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी की जीव विज्ञान की एक शाखा, एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो का मतलब होता है रोगों से लड़ने वाली क्षमता के बारे में अध्ययन करना, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्लियर है क्या। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रतिरोधकता, यानी कि एक प्रकार से इम्यूनिटी, यानी रोगों को लड़ने की जो क्षमता, उसको प्रतिरोधकता कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहलाती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच इम्यूनिटी इज स्टडीज इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। क्लियर है क्या। चलिए भाई, अब फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहेंगे, यानी कि इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। तो एडवर्ड जेनर हैं। ये बहुत कॉमन टाइप से क्वेश्चन है, इसको इतना तो आपको आना ही चाहिए। कौन है भाई, एडवर्ड जेनर करके एक साइंटिस्ट हैं, उनको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हम देख पा रहे हैं हमारे ब्लड में आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके रोकथाम के देखो, ये बैक्टीरिया ये सपोज कीजिए कोई रोग है, ये कोई पैथोजेंस हैं हमारे बॉडी के आएंगे, हमारे बॉडी के अंदर आएंगे, हमारे ब्लड को क्या करेंगे, ये इन्फेक्ट करेंगे, तो क्या डिजीज़ कॉज होगा।
अब इससे लड़ने के लिए क्या करते हैं भाई, हम क्या लगाते हैं भाई, एक तो टीका लगाते हैं। क्या है, क्या ये टीका लगाते हैं, ये एक अलग चैप्टर हो गया, ठीक है। उसी बात समझो कुछ बातों को। सपोज कीजिए कि ये जो जीवाणु हैं या बैक्टीरिया हैं हमारे अंदर क्या आ गए, हमारे ब्लड में आ गए। अब हमको पता है हमारे ब्लड में बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं। ब्लड क्या है, टिश्यू है। क्या है, ब्लड टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। इसमें WBC भी होती हैं, RBC भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती हैं। RBC की वजह से क्या होता है भाई, हमारा ब्लड लाल होता है। WBC फाइटिंग करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो इनको किल करने का काम करते हैं। इन्हीं सेल्स को कहते हैं इम्यून सेल्स कहते हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं कहती हैं। तो हमारे खुद के शरीर के, हमारे ब्लड में कुछ ऐसी कोशिकाएं जिसको हम WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये कणिकाएं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करती हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन क्या है भाई, टीका, वैक्सीन लगाकर इस लोगों से हम लड़ सकते हैं। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना बेसिक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। क्या क्वेश्चन पूछा बताओ भाई, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने के लिए काम करने वाला जटिल नेटवर्क क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। जब भी तंत्र की बारी आती है एक सिस्टम काम करता है। जैसे कहते हैं एक इको सिस्टम होता है। जैसे कि आप अभी बोर्ड एग्जाम दिलाएंगे तो बोर्ड एग्जाम दिलाएंगे, देखना वहाँ पर टीचर्स भी होंगे, वहाँ पर बेंच भी होंगे, आप भी होंगे, पेन कॉपी होगी, माने इसका मतलब है पूरा सिस्टम बना होगा। कॉपी चेक करने वाला होंगे, आपके रिजल्ट जारी करने वाला होंगे, सिस्टम बना हुआ है। उसी प्रकार हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एक नेटवर्क बना हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना हुआ है। क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। देयर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वर्किंग टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। यानी कि रोग और बीमारी से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में कुछ नेटवर्क होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे शरीर में उस नेटवर्क का नाम है प्रतिरक्षा जो सेल्स होती हैं, WBC B, WBC T, इसमें कुछ सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक भाई। लिम्फोसाइट B और लिम्फोसाइट T ये कोशिकाएं होती हैं, इनके कारण पैदा होती हैं। इसका मतलब है जो T सेल होते हैं और B सेल होते हैं, इन दोनों सेल से क्या होती हैं, एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जो B सेल होता है ये एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी से रोगों की लड़ाई करती है, रक्षा हो जाती है। क्लियर है क्या। इम्यूनिटी इज आवर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाई B सेल एंड T सेल्स। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। अब ये देखिए, अब सवाल ये है सर कि जो ब्लड है, ब्लड में वो नेटवर्क है, वो नेटवर्क बनता कहाँ है। सबसे पहले समझ लो कि ब्लड हमारे शरीर में बनता कहाँ पे है। आपको पता था कि बताइए, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि बताइए कि अब जो ब्लड है कहाँ बनता है। तो एक नाम है बोन मेरो, इसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक बोन है, ये एक हड्डी है। इस बोन की जो खोखली जगह होती है उस जगह को बोलते हैं क्या भाई, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का खासियत यह होता है बच्चा कि स्टेम सेल हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन बना सकता है, इतनी इनकी शक्ति होती है, ठीक है। ये टोटी पोटेंस होते हैं, ठीक है भाई। इनका फुल पावर होती है कोई भी ऑर्गन बनाने, कोई अंग बनाने के लिए। तो इसमें HCH होता है, HC होता है, ठीक है भाई। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं। इस स्टेम सेल्स में क्या होंगे, ब्लड बनते हैं, इसको बोलते हैं हीमोपोइसिस कहते हैं। क्लियर है क्या। तो समझो क्या होगा, प्रोसेसिंग इन बुर्सा फैब्रिस यानी कि एक जगह होता है, यहाँ से क्या होंगे, कुछ क्या होंगे, B लिम्फोसाइट बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ से, क्योंकि रक्त बनेंगे, रक्त में क्या होगा, WBC होगा, WBC में क्या होंगे, B सेल्स होंगे। तो हमारे WBC में ही क्या होते हैं, B सेल्स होते हैं। इन B सेल्स से क्या बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनती हैं। और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एंटीबॉडी पैदा करती है। एंटीबॉडी क्या है, एक प्रकार से बंदूक है। जिस प्रकार से हमारे भारत देश की रक्षा कौन कर रहे हैं, हमारे सैनिक कर रहे हैं। सैनिक क्या हो गए, B सेल्स। उसके बाद बंदूक है तो बंदूक क्या हो गई, एंटीबॉडी। इसका मतलब है B सेल सैनिक हो गए और एंटीबॉडी क्या हो गई, बंदूक हो गई, जो एंटीजन को मानता है। हमारी बॉडी ना एक बैक्टीरिया को एंटीजन के रूप में देखती है और हमारे B सेल से क्या होती है, एंटीबॉडी बंदूक बनती है। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर एंटर किया, ये एंटीबॉडी इसको किल कर देगी। अब सवाल ये है बच्चों कि इस एंटीबॉडी का रक्षा कौन करती है, सॉरी इनका जो इनको इन्हेंस कौन करती है, तो होता है T सेल, प्रोसेसिंग इन थाइमस। देखो T सेल क्यों बोल रहे हैं, जो सेल्स बनती हैं
वो बनती है बोन मेरो में, लेकिन मेचुरेशन उसका कहाँ होता है, परिपक्वन कहाँ होता है, परिपक्वन कहाँ होता है, आपका थाइमस में होता है। तो टी फॉर थाइमस। जो बी सेल होता है ये बोन मेरो में बनता है, मेचुरेशन भी बोन मेरो से बी सेल बोलते हैं। ठीक है भाई। ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, टी सेल होता है, ये बी सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। कहता है भैया एंटीजन आ गया है, हमको मारना है, आप एक काम करो, यहाँ पर क्या बनाओ, आप एंटीबॉडी बनाओ, ये एंटीबॉडी बनाएगा, इसको मार देगा, किल कर देगा इसको चीज़ को। ठीक है भाई। इसको हम कहते हैं लिम्फोब्लास्ट सेल बनाते हैं, सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी बोलते हैं, CMD बोलते हैं, एम्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी कोशिकाएं तथा टी कोशिकाएं प्रेरित होने के लिए बहुत सी प्रभावित तथा याददाश्त कोशिकाएं इफेक्टर या मेमोरी सेल्स को पता करती हैं। ठीक है भाई। सपोज कीजिए कोई एंटीजन से एक बार आ गया, उनको पता नहीं है, इसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा, इसको फोटो खींच लेगा, मेमोरी हो गई, अगली बार ये आएगा बॉडी, इसको मार देंगे तुरंत। ठीक है। चलिए, तो बी सेल एंड टी सेल आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस मेनी अफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये कैसे काम करता है। सपोज आप पता है कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल आया था तो कोरोना वायरस आया था। ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे विश्व के लिए एक नया वायरस था। ठीक है। ये कभी हमारे इन्वायरमेंट में हमको दिखा नहीं, ये अचानक हमारी इन्वायरमेंट में आया, हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया, हमारे लंग्स को काफ़ी इफेक्ट किया। ठीक है भाई। अब ये इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये पहला था, हमारा बॉडी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक एंटीजन के रूप में देखता है। ठीक है। चूँकि ये पहली बार आया था तो वो किसी प्रकार से टी सेल और बी सेल मिलकर कोई मेमोरी सेल्स नहीं बना पाए थे कि ऐसा कुछ है। भाई हम कैसे पहचानेंगे कोई हमारा दुश्मन है, जब हम कोई हमको हार्मफुल करेगा। सपोज कीजिए कि कोई हमको मार दिया, हमारा दुश्मन हो गया वो। जैसे सपोज कीजिए इंडिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो कैसे समझ आया, क्योंकि वो हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो जान गए कि भाई कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये क्या ये टेररिस्ट हैं, हमको उनको मारना है। ये एक याददाश्त हो गया, वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, हमको पता होगा। उसी प्रकार जो कोरोना वायरस था, ठीक है भाई, ये जो कोरोना वायरस था वो हमारे लिए नया था। ठीक है। हमारी जो बॉडी थी वो टी सेल बी सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, हमको उसको याददाश्त नहीं होगा कोई नया चीज़ आया, इसको कैसे मारना है। इस वक्त क्या हुआ, हमारे बॉडी उसको मार ही नहीं पाई। तो इससे क्या हुआ, हमारे बॉडी को जो स्वयं की जो क्षमता होती है उसको मार नहीं पाई, तो हम क्या किया, हमने वैक्सीन लाया। वैक्सीन क्या हुआ, वैक्सीन बनाया गया स्पेशल मारने के लिए। इतना आपको समझना है, अब इतना आप समझ गए होंगे, ये कॉमन कॉमन चीज़ें आपको समझना होगा। ठीक है। अब समझते हैं कि इम्यून सिस्टम के दो प्रकार होते हैं। ठीक है भाई। अब कैसे होगा, पहला बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा, यानी कि वह प्रतिरोधकता जो किसी जीव में कहाँ होती है, जन्म से होती है। इसका मतलब हमको अपने माँ से मिलती है, बाई बर्थ हमको मिलती है, इसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। इसी के अंतर्गत आता है कि इननेट इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं भाई इननेट या जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है क्या भाई? चलिए, इट इज़ द इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ, इट आल्सो कॉल्ड इनबॉर्न इन नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है। इसको दूसरा क्या है भाई, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है। इसको बोलते हैं सहज इम्यूनिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कि एक्वायर्ड, यानी इसका मतलब है बाहर से लिया गया प्रतिरक्षा। एक होता है हमको जन्म से मिला, इसको हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। ठीक है भाई। दूसरा क्या बोलते हैं, बाहर से लिया गया। जैसे समझो कुछ बातों को, जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे को टीका लगता है, आपको पता होगा, वो टीका क्या हो गया, वो उपार्जित हो गया। ठीक है। वह प्रतिरोधकता जो जीवों में जीवन काल में विकसित होती है, यह प्रतिरक्षा सक्रिय निष्क्रिय प्रकार की हो सकती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ रेजिस्टेंट टू डेवलप ओवर द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म, द इम्यूनिटी कैन बी एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है भाई। चलिए, अब सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे, यानी इसका मतलब है एक्वायर्ड यानी लिया गया है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड इनएक्टिव। तो सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे, इसमें जीव अपने आप प्राथमिक संक्रमण के कारण पैदा होते हैं। ठीक है। इसमें जीव में अपने आप प्राथमिक संक्रमण का पता। सपोज कीजिए कि भाई एक कोई जीव है, इस पर कोई बैक्टीरिया इंजेक्ट कर रही है जो पहली बार आ रही है, तो सबसे पहले एंटीबॉडी बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम कहेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। इन दिस इट अराइज ड्यू टू प्राइमरी इन्फेक्शन इन द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। सेकंड क्या है भाई, अक्रिय प्रतिरक्षा, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती, जैसे टीका। ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जो टीका है, टीका भी कैसा है, वो पैसिव है, इनएक्टिव है। दिस इम्यूनिटी डज नॉट डेवलप इन और ऑन बॉडी। इसका मतलब है जो टीका है वो एंटीबॉडी हम उसको बाहर से ले रहे हैं। क्लियर है क्या, हमारे बॉडी में नहीं बढ़ रहा है, तो क्योंकि हमारे बॉडी में नहीं बढ़ रहा है इसका इम्यूनिटी, तो उसको हम अक्रिय बोलेंगे, जैसा बोलेंगे इस प्रकार से। ठीक है।
एग्जाम्पल समझते हैं। जब किसी व्यक्ति में कुत्ते के विषाणु, जिसको हम रेबीज कहते हैं, का संक्रमण होता है, आपको पता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, तो उसका शरीर प्रतिरक्षा के प्रत्यक्षों को पैदा करता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है भाई, कुत्ता काट लिया तो रेबीज नामक उसके लार में एक रेबीज विषाणु होता है, हमारे बैक्टीरिया में आएगा, सॉरी हमारे बॉडी में आएगा, संक्रमण होगा, और हमारी जो बॉडी होती है उसमें कुछ एंटीबॉडी को वो पैदा करेगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होती है उस रेबीज को लड़ने के लिए सक्षम नहीं होती। तब क्या करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होती है, ऐसे स्थिति में इसे दूसरे जंतु या पशुओं में बनने वाली प्रतिरक्षा को इंजेक्ट करके उसमें प्रतिरक्षा को उत्पन्न करके रक्षा की जाती है। इसी को बोलते हैं क्या भाई, इसी को बोलते हैं वैक्सीन तैयार करना। क्लियर है क्या? ये पेशिव होता है, इसका मतलब है कि उसी वायरस को किसी दूसरे जीवाणु में, दूसरे जीव में इंजेक्ट कराएंगे, उसके बॉडी में क्षमता होती है बना पके, तो उससे एंटीबॉडी बनेगी, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन कैसा होता है, म्यूटेड होता है वो, हमारे बॉडी पे वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इफेक्ट करेगा केवल उसको मारने के लिए। व्हेन ए पर्सन इन्फेक्टेड विद अ डॉग रेबीज वायरस, हिज बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज and protect him, but not enough. In such a situation, in protected by injecting the immunity formed in the other animals. क्लियर है? हमारे बॉडी में नहीं बन पा रहा है तो दूसरे बॉडी में हम बना रहे हैं, इसको ला रहे हैं, इसको वैक्सीन कहते हैं। ये हो गया अक्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम किसे कहते हैं, इम्यूनिटी किसे कहते हैं। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी किसे कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक पैसिव होता है। ठीक है, पेसिव इम्यूनिटी क्या है, आपका टीका है। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसका हम हल्का सा अंतर समझते हैं। जब हम पढ़े थे जन्मजात या सह प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात कहने मतलब है हमको जन्म से मिला हुआ है, इम्यूनिटी मिला है, और क्या हमको बाहर से मिला हुआ है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, यह शरीर की समान प्रतिरक्षा होती है, यानी कि शरीर में जो कॉमन प्रकार की जो प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी होती है हमारे इनेट से होती है। यह शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। ये जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है, जन्म से ही होती है। किसी एंटीजन या रोगाणु के शरीर में प्रवेश करते ही सहज प्रतिरक्षा के घटक भक्षाणु उन्हें नष्ट कर देते हैं, यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स यही होता है। लेकिन शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजन या रोगाणु का विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान कर नष्ट करते हैं कौन, प्रतिरक्षा। यह शरीर की कैसी है भाई, प्रथम सुरक्षा पंक्ति होती है, यानी कि फ्रंट लाइन में यही होती है, डिफेंस होती है। क्लियर है क्या? जिससे समझो आपको बात समझा रहा आप लोगों को। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, इंडिया हमारे सैनिक होंगे। तो एक होता है बीएसएफ, एक होता है आर्मी। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका मतलब है वो फ्रंट लाइन में होते हैं, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, कोई बाहर से कोई दुश्मन हमारे इंटर ना कर जाए करने के लिए। लेकिन जब युद्ध होता है तब बीएसएफ के जवानों को पीछे हटाते हैं और आर्मी के जवान अलग आते हैं, क्योंकि आर्मी के जवानों को विशेष प्रकार की शिक्षा मिलती है, विशेष उनको ट्रेनिंग की जाती है दुश्मन से युद्ध करने के लिए। क्लियर है, समझ आ गया? तो जो बीएसएफ हो गए वो कैसे है, इनेट इम्यूनिटी हो गई, और जो आर्मी कैसे होंगे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ, इसको अन्यथा अब नहीं लेंगे। ठीक है, यह पूरा प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करती है। अब देखो प्राइमरी में कौन कौन सा है, त्वचा, हमारी जो स्किन होती है ये भी जो प्राइमरी रूप से काम करती है। श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, लार जो होती हैं, और बौछारू कोशिकाएँ होती हैं, ये भी कैसे हैं भाई, ये प्राइमरी या फिर जन्मजात इम्यूनिटी होती हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या होंगे, जो बी सेल और टी सेल जो सिस्टम सेल्स होते हैं जो बाद में डेवलप्ड होते हैं, इसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। क्लियर है, मुझे मेरा आपको समझ आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं टीकाकरण, वैक्सीनेशन। क्या है टीकाकरण? जस्ट हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी में एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, में है पेसिव इम्यूनिटी, यानी कि तैयार किया गया। तो टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में किसी रोग के प्रति क्या करते हैं, किसी रोग के प्रति क्या करते हैं, उपार्जित प्रतिरोधकता पैदा करके जाती है। क्लियर है क्या, आपको समझ आ गया होगा? बनाया जाता है किसी और तरीके से। टीकों के नाम पूछे गए हैं, तो पोलियो का टीका है, हेपेटाइटिस का टीका लगता है, खसरा का टीका लगता है, और कोरोना का टीका तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए फिर है वैक्सीनेशन इज मेथड बाय विच एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इज क्रिएटेड इन ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, इस प्रकार से एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को टीका लग रहा है। टीकाकरण के क्या क्या महत्व हैं?
टीकाकरण से संक्रामक बीमारी से बचाव हो सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए नवजात बच्चे हैं, उसको टीका लगता है, जन्म के 24 घंटे के अंतर्गत उनको क्या लगता है, टीका लगता है। फिर 1.5 माह 2 माह ऐसे का लगता है, टीका लगता रहता है लगने के लिए। फिर 9 माह बाद, फिर 1.5 माह, फिर 1.5 साल बाद ऐसे टीका लगते रहता है लगने के लिए। तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो नवजात बच्चा होगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। नवजात बच्चा आया, लेट हो सकता है, उसकी बॉडी में अभी टी सेल बी सेल से बने नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उसको बचाने का टीका लगाया जाता है। तो टीकाकरण से संक्रामक बीमारी से बचा सकता है। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज़। टीके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती हैं, बूस्ट करते हैं करने के लिए। वैक्सीन्स इंक्रीज द बॉडी इम्यूनिटी टू डिजीज़, ये भी अच्छा फ़ायदा है। टीकाकरण से समुदाय में बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा था जब कोरोना वायरस आया हुआ था, तब बहुत मात्रा में सरकार ने मुफ्त में सबको टीका लगवाया था। इस प्रकार से समुदाय को भी फायदा हमको मिला, क्योंकि संक्रामक रोग होते हैं। कोरोना वायरस जो रोग आया था, कोरोना जो रोग आया था, विषाणु से आया था, तेजी से फैल रहा था, पूरे समुदाय को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया था करने के लिए। तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था रहने के लिए, ठीक है। वैक्सीनेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेडिंग इन द कम्युनिटी। हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, सोशल फिजिलिंग की बात की करने के लिए कि हमको दूर दूर रहना है, मास्क लगाना है, ये सब क्या था, इस प्रकार से काम था करने के लिए। टीकाकरण से कई जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। मैनी डेडली यानी बहुत रेयरेस्ट जो बीमारी होती है, खतरनाक बीमारी, उससे बचा जा सकता है। डिजीज कैन बी अवॉइडेड बाई वैक्सीनेशन। टीकाकरण की वजह से चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा, चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज लाइक इन स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ एंड, काली खांसी को वोपिंग कफ कहते हैं, मिसल्स एंड चिकन पॉक्स, इससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 8 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बच गया होगा तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर आपको कमेंट करना है कि सर इस टॉपिक से हमको इस टॉपिक को पढ़ना है, मैं इसके लिए पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 8 को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने पढ़ाने की आपको पूरी कोशिश की जितना फास्ट हो सके। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे देखना है इसको, ताकि एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो सके। आप एग्ज़ाम के वक्त भी इसको रिविजन कर सकते हैं, कुछ नहीं, मेरे वीडियो बस को आपको देखना है, क्योंकि ये पढ़ते रहोगे बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बस देख लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए। जैसे कि इस वीडियो का PDF आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल है CG बोर्ड प्रिपरेशन करके, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। CG बोर्ड प्रिपरेशन फॉलो कर लेंगे, वहाँ पर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सर्च कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर सर्च कर देंगे लिख कर @CG बोर्ड प्रिपरेशन, वहाँ चैनल का नाम आ जाएगा। थैंक यू www.freepik.com, पिज़्ज़ा पे, एंड थैंक यू नवोड बुक 12th बायोलॉजी। पार्ट नंबर 4 ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 में, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।